सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किए गए निर्देशों के साथ आज ओडिशा के पुरी में ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा के लिए सख्त नियम तय किए हैं और इसी वजह से पुरी में बीती रात ही कर्फ्यू जारी किया गया, जो रथ यात्रा खत्म होने तक जारी रहेगा। एक रथ को खींचने के लिए सिर्फ 500 लोगों को इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक रथ को खींचने वालों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। इसके अलावा हर रथ के बीच में दूरी रखी जाएगी और इस आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। रथ यात्रा के आयोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन समिति को सौंपी गई है। वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद में पिछले 142 सालों से चली आ रही प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा इस बार नहीं होगी। गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए रथ यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के रुख बदलने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई और रथ यात्रा के आयोजन को रद्द करने के निर्देश दिए। साथ ही रथ यात्रा के आयोजन से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस बार रथ मंदिर के भीतर ही रहेंगे। अक्षय मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त पुरी से जुड़ चुके हैं। अक्षय, यानी वहां तो इजाजत देखिए मिल चुकी है, किस तरीके की तैयारी अब जगन्नाथ मंदिर परिसर की तरफ से हो रहा है? देखिए, अभी मैं ताज़ा हाल बताना चाहता हूँ कि महाप्रभु का जिस तरह का अभी रथ, तीनों रथ आप देख सकते हैं कि पूरा संपूर्ण रूप में पूरा प्रस्तुत है तीनों रथ। और अभी महाप्रभु का पहंडी शुरू हो चुका है। पहले जो तीनों रथ, पहले बलभद्र जी, उसके बाद सुभद्रा, उसके बाद जगन्नाथ जी पहंडियों के आएंगे और तीनों रथ में आके विराजमान करेंगे। ये एक अनोखा दृश्य है, क्योंकि जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का मामला था और जिस तरह का अदर मामला था, लेकिन उसमें महाप्रभु की जीत हुई है और अभी रथ का राज्य सरकार की तरफ से ये रथ यात्रा का काम हो रहा है। आप देख सकते हैं, अगर महाप्रभु का नीति के बारे में बताएंगे मंदिर के अंदर कि सुबह 3:30 बजे मंदिर के अंदर नीति हुआ था और उसके बाद रथ का प्रतिष्ठा हुआ था। आप देखते थे 3 रथ का प्रतिष्ठा हो चुका है और अभी तीनों रथ में विराजमान करेंगे चतुर्धा मूर्ति और महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी जिला को पूरा शटडाउन करके रखा है और पुरी में कर्फ्यू जारी किया गया है राज्य सरकार की तरफ से। और यहाँ पर भी डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का कैंप ऑफिस भी बना गया है। पूरा कड़ा सुरक्षा व्यवस्था में ये सब हो रहा है और पुरी में कोई भक्त भी नहीं आ सकता ग्राउंड रोड पे। इसके लिए पूरा सभी शाही को सील किया गया है। और रथ का ड्रैगिंग के बाद बताएंगे कि रथ का खिंचाई के बाद बताएंगे कि रथ में जो 4 रोप है उसको जो खिंचाई करेंगे, उसी रोप को 500 से बैक वही केवल खींच सकते हैं, अदर किसी को अलाउ नहीं है। इसके लिए महाप्रभु का जिस तरह का आप देख सकते हैं कि जिस तरह का नीति हो रहा है, उसी हिसाब से राज्य सरकार की तरफ से ये नीति को सही तरह से संपादन करते हैं। और प्रशासन की तरफ से भी कोई सिर्फ पुलिस बाहिनी और सेवायत के बगैर कोई भी यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि ये जिस तरह का महाप्रभु का नीति है। क्योंकि आज ये महाप्रभु का जो रथ का खींचेगा ठीक है अक्षय, मैं आ रही हूँ आपके पास। जनक भी हमारे साथ इस वक्त अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। जनक, आप अहमदाबाद में मौजूद हैं। हालांकि कल परमिशन कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई, इसके बाद जो रथ है वो मंदिर के अंदर ही रहेंगे अब। बिल्कुल अर्पिता, कल रात को गुजरात हाई कोर्ट में कहे कि तड़के तक हियरिंग चलती रही और मंगला आरती शुरू होती है 4 बजे। उससे पहले ही कोर्ट ने कह दिया कि किसी भी स्थिति में पुरी और अहमदाबाद की स्थिति को कंपेयर नहीं किया जा सकता और मैं इजाज़त नहीं दे सकता। ये चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात, जिसको कहें गुजरात हाई कोर्ट के, उन्होंने ये कहा। मैं पहले 3 तस्वीरें दिखा दूंगा। ये अमूमन मैंने भी अर्पिता पिछले 20 सालों से मैं रथ यात्रा को कवर कर रहा हूँ। पहली दफ़ा इस तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, जहाँ कोई भी नहीं और बेहद सिलेक्टेड लोग जो रथ यात्रा को खींच रहे हैं, वो ही लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। ये पहली बार इस तरीके की तस्वीरें देखी। पहला रथ भगवान जगन्नाथ का है, फिर उसका दूसरा रथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र का तीसरा रथ। ये तीनों रथ अमूमन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस रथ मंदिर के बाहर होते हैं और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर होता है। 18 किलोमीटर का जो रास्ता है मामा के घर तक जाने का, भगवान जगन्नाथ यहाँ से निकलते हैं। एक परंपरा चली आई है 142 सालों से कि एक इसके पीछे एक मैथोलॉजिकल फैक्ट ये भी है कि लोग मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ आज अहमदाबाद के लोगों को अपने दर्शन के लिए निकलते हैं और लोग वो दर्शन पाने के लिए बेताब होते हैं और उनके दर्शन से ही दुख
खत्म हो जाते हैं। तो ये उसके पीछे की एक बात, ऐतिहासिक बात। और इस चीज़ को लेकिन आज पहली बार जब हाईकोर्ट के रुख के बाद आज यहाँ पर रथ यात्रा नहीं निकल रही और मंदिर परिसर में ही तीनों रथ यहाँ पर इस तरीके से दिख रहे हैं। अर्पिता, भारी बारिश और बाढ़ के बीच गुजरात के कच्छ में उफान पर बह रही एक नदी को पार करते वक्त एक आदमी तेज लहरों के बीच फंस गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपनी मोटरसाइकिल से नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस लापरवाही ने उसकी जान खतरे में डाल दी। चीख पुकार मचने के बाद वहां कई लोग इकट्ठा हो गए। इनमें कुछ लोग उसकी जान बचाने के लिए रस्सी लेकर नदी में उतर गए। पानी के तेज बहाव के बीच रस्सी की मदद से उसे खींचने की कोशिश की गई। इस दौरान कोई हादसा न हो जाए इसके लिए एक तरफ से कई लोग रस्सी को पकड़कर खड़े हो गए। आराम से। काफी कोशिश के बाद किसी तरह सैलाब के बीच फंसे आदमी को बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में उसे मामूली चोटें आई। हादसे की आशंका को देखते हुए नदी से होकर गुजरने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया। वहीं गुजरात में पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया। हालात को देखते हुए कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका और पोरबंदर जिले में चेतावनी जारी कर दी गई। मौसम विभाग ने इन जिलों में 48 घंटे में भारी बारिश के साथ तेज रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान जताया। और अगर अनुमान के मुताबिक बारिश हुई तो उफान पर बह रही नदियां कई जिलों में बाढ़ की वजह बन सकती हैं। कच्छ जिले के मांडवी में तो हालात पहले से ही खराब है। एक इलाके में तो नदी का पानी उस पर बने पुल के ऊपर से बहता हुआ दिखा। आसपास के कई रिहायशी इलाकों में भी नदी का पानी घुस गया। एक मकान में तो एक आदमी गर्दन तक डूबा हुआ नजर आया। कई गाड़ियां भी छत तक बाढ़ में डूबी दिखाई दी। भारी बारिश की वजह से कच्छ में कई छोटी बड़ी नदियां और नाले खतरनाक हो गए। वहां कई गांवों को आपस में जोड़ने वाली एक सड़क भी सैलाब में बह गई। कच्छ की तरह गुजरात की देवभूमि द्वारका जिले में भी लगातार कई घंटे हुई बारिश के बाद नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया। नागमती नदी के जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की तरफ से चेतावनी भी जारी कर दी गई। आशंका जताई जा रही है कि नागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों गांवों में बाढ़ आ सकती है। इसके अलावा कच्छ के ओखा में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देवभूमि द्वारका जिले के ओखा में पिछले 24 घंटे में 80 किलोमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। देश भर में गुजरात का ओखा शहर तीसरे नंबर पर रहा, जहां पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून की रफ्तार पकड़ने के साथ मध्य और पूर्वी गुजरात के भी कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिससे उफान पर बह रही नदियां खतरनाक हो सकती हैं और कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ का संकट खड़ा हो सकता है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अम्फन तूफान से हुई तबाही के बाद मुआवजा नहीं मिलने से नाराज लोगों का गुस्सा बीडीओ दफ्तर पर फूटा। लोगों ने दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की और गेट को भी तोड़ने की कोशिश की। ये तस्वीरें दक्षिण 24 परगना के अजंत्य नगर ग्राम पंचायत की है, जहां पर राहत सामग्री के लिए बड़ी संख्या में लोग बीडीओ दफ्तर पहुंचे थे। लोगों का आरोप है कि भ्रष्टाचार की वजह से उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है। लोगों ने न सिर्फ दफ्तर में तोड़फोड़ की बल्कि राहत सामग्री भी लूट ली। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल की कीमत करीब 80 रुपए प्रति लीटर उससे ज्यादा है। इससे नाराज एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने दावा ये किया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद सरकार लोगों के ऊपर महंगाई थोप रही है। और इसी का विरोध जताने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता दिल्ली में सड़कों पर उतर आए। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज 16वां दिन है और लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। प्रदर्शनकारी एक रिक्शे से कार को खींचकर ले जाते दिखे और दावा किया कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से आम लोगों का गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। नारेबाजी करने वाले कार्यकर्ताओं के हाथों में महंगाई और केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर नजर आए। बहुत हुई महंगाई की मार, प्रदर्शनकारियों ने कोरोना से परेशान जनता को राहत पहुंचाने के लिए पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग की। राहत देना तो दूर की बात रही, उल्टा देश की जनता के ऊपर 3 बार कोरोना के समय में ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं जो वो बढ़ाई जा रही हैं। मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकल के मुताबिक आग में अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
तो मुंबई के मानखुर्द की तस्वीर, जहां पर एक गोदाम में ये आग लगी है। हालांकि किस वजह से ये आग लगी ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग बेहद भयानक, इसको बुझाने का प्रयत्न जो है वो दमकल विभाग के कर्मचारियों के द्वारा हो रहा है। दिवाकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या साफ हो पाया आग कैसे लगी और अभी क्या कंट्रोल कर लिया गया है आग पर? देखिए, अभी तक फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां जो है, जो फायर फाइटर इंजन है और 8 टैंकर जो है मौके पर मौजूद हैं। और आग, क्योंकि स्क्रैप्स के 5 गोदाम है, छोटे छोटे हैं, उसमें आग लगी है और इसलिए क्योंकि स्क्रैप होने की वजह से आग लगातार बढ़ती जा रही है। और महत्वपूर्ण चीज है कि आसपास जो है वो झोपड़पट्टी का एरिया है मंडला इलाके में, जहां पर ये आग लगी है और उसके बीचों बीच ये स्क्रैप्स के गोदाम है जहां पर ये आग लगी है। हालांकि फायर ब्रिगेड की लगातार कोशिश है कि आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि स्क्रैप्स के गोदाम है और साथ ही साथ ऑयल ड्रम्स के होने की बात भी फायर ब्रिगेड की तरफ से कही जा रही है, उसमें भी आग लगी है। तो जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए, इसके लिए लगातार फायर ब्रिगेड की कोशिश जारी है। लेकिन अभी तक आग पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका है, क्योंकि ये बाहर का हिस्सा है, हाईवे का हिस्सा है, इसलिए हवाएं भी तेज हैं, इसके चलते आग बढ़ रही है। तो ऐसे में फायर ब्रिगेड की एक कोशिश है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि आसपास उसके बहुत बड़ी झोपड़पट्टियां हैं। तो ऐसे में अगर आग फैलती है तो लोगों के लिए खतरा हो सकता है जाहिर तौर पर, इसलिए लगातार कोशिश जारी है। लेकिन लेवल 3 की आग यानी बड़ी आग है, इसलिए फायर ब्रिगेड की और गाड़ियां भी मौके पर पहुंच रही हैं, जिससे जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन अभी तक इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक पुल के अचानक टूटने से उसके ऊपर से गुजर रहा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। यह पुल पिथौरागढ़ की मुंशियारी मिल में सड़क पर बना था। यह वो सड़क है जिसे चीन की सीमा तक बनाए जाने का काम चल रहा है और उसी काम में तेजी लाने के लिए इस ट्रक पर एक खुदाई करने वाली मशीन लाद कर भेजी गई। लेकिन जैसे ही ट्रक पुल के बीचों बीच पहुंचा तो पुल एक तरफ झुकते हुए अचानक टूट गया। पुल के साथ ट्रक भी नीचे खाई में जा गिरा। इससे पहले ट्रक के ड्राइवर ने बड़ी सावधानी से पुल को पार करने की कोशिश की। ट्रक पर काफी वजन था, इसलिए ड्राइवर ने अपनी रफ्तार भी धीमी रखी, लेकिन वो पुल ट्रक और खुदाई करने वाली मशीन के वजन को नहीं संभाल पाया और बीच से टूट गया। इस हादसे में ट्रक में सवार 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक और खुदाई करने वाली मशीन नीचे नाले में गिरी दिखी। साथ ही बीच से टूटे हुए पुल के 2 टुकड़े भी नजर आए। अत्यधिक भार के कारण वो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। सीमा पर टकराव के बीच कल भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की हुई बातचीत और सूत्रों के मुताबिक बातचीत में भारत ने साफ कर दिया कि चीन को एलएसी पर अप्रैल की स्थिति को बहाल करना ही होगा, यानी चीन की सेना को अप्रैल वाली स्थिति में जाना होगा। कल चीन के मोल में दोनों अधिकारियों के बीच ये बैठक करीब 12 घंटे तक चली। बातचीत में भारत ने चीन को दो टोक कह दिया कि उसकी सेना को फिंगर 4 से वापस फिंगर 8 पर जाना होगा और 15 जून को भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 20 लोग शहीद हुए थे। इसके बाद से ही गलवान घाटी में एलएसी पर तनाव बना हुआ है। देश भर में चीन के खिलाफ राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन तेज हो गया। लद्दाख की गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद भारत के लोगों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और देश के अलग अलग हिस्सों में अपना गुस्सा जताया था, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने भी देश भर में चीन के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने चीन की एक कंपनी का टीवी भी तोड़ दिया और लोगों से चीन में बना सामान इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के समर्थन में नारे भी लगाए। वहीं मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर पर अपना गुस्सा उतारा। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने शी जिनपिंग की तस्वीरों को जमीन पर रखकर उसे पैरों से मारा। चीन के साथ सीमा पर जारी विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक उद्धव सरकार ने केंद्र के साथ बैठक के बाद चीन की 3 कंपनियों के 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। इनमें पुणे के पास तालेगांव में मौजूद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक फैक्ट्री भी शामिल है, जो करीब 3500 करोड़ का प्रोजेक्ट। हालांकि रोके गए इन तीनों प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश आने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। केंद्र ने राज्य सरकारों से चीन के साथ हुए सभी समझौतों से जुड़ी जानकारियां मांगी थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। महाराष्ट्र पहला सरकार होगा जो उनके सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर जो है छानबीन करके उसके ऊपर जो है कड़क कार्रवाई करके किस तरीके से उसको रद्द कर सकते हैं, ये पहला राज्य होगा।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सुरक्षा के मुद्दे पर सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। उन्होंने भारत और चीन के तनाव पर एक खत लिखा और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। इस खत में मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री को नसीहत दी कि वो शब्दों का सोच समझकर इस्तेमाल करें। साथ ही उन्होंने अपने पत्र में केंद्र सरकार को भ्रम में डालने वाले प्रचार से बचने की सलाह दी, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उम्मीद जताई कि मौजूदा प्रधानमंत्री देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सलाह मानेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को चीन का मुकाबला दुष्प्रचार मंत्री बनके नहीं बल्कि एक सच्चे जोरदार प्रधानमंत्री बनके करना चाहिए कि ये वक्त चीन को सरहदों से निकालने का है, बल्कि चीन की वकालत और उनके वकील बनने का नहीं। भारत चीन विवाद पर कांग्रेस के इन तीखे हमलों का बीजेपी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक मुद्दे पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए और मनमोहन सिंह के बयान को शब्दों का खेल बताया। अपने ट्वीट में उन्होंने भारत चीन के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकारों के समय जो कुछ हुआ उसे याद दिलाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में बिना लड़े ही चीन के सामने सरेंडर कर दिया गया था और उसे भारत की जमीन दे दी गई थी। साथ ही उन्होंने जनता को भरोसा दिया कि मौजूदा सरकार के हाथों में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। इस देश गवाह है कि इन 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी तरह से किसी भी रूप में देश की सुरक्षा के साथ, देश के सम्मान के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ, देश की सार्वभौमिकता के साथ कोई समझौता न किया है, न करेंगे। अमेरिका के पोर्टलैंड में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए। ये लोग वहां रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन जल्द ही यह प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पटाखों से हमला कर दिया। धमाकों की वजह से वहां अफरा तफरी फैल गई, लोग इधर उधर भागने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस की दूसरी टीमें भी वहां पहुंची और मोर्चा संभाला। पुलिस ने हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के टकराने की वजह से वहां जंग जैसे हालात बन गए। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। कुछ जवानों ने गीत के जरिए शहीदों को याद किया। सेना के कुछ जवानों ने एक गीत के जरिए लद्दाख में शहीद हुए अपने साथियों को याद किया। छिड़ी तानी जंग मैनू पुछते ने यार बेली, सारे आंदे मुंह ते बस इको ही सवाल है, दे तू दिलासे जाके बुढ़ड़ी जी मां मेरी, दिन रात सोचा च गुजार दी। हिमाचल प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में तीसरे नंबर पर रही एक छात्रा ने शहीद जवानों के परिवार के लिए जमा की गई रकम सीएम जयराम ठाकुर को सौंप दी। ऐसी फैमिलीज अपने बेटों, अपने पिता, अपने हस्बैंड खो देती हैं, तो हम जितना हेल्प कर सके उतनी करनी चाहिए। नागपुर में कुछ लोगों पर 30 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ का आरोप लगा। कनाडा में कुछ बलोच संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान पर बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। जितनी भी चोरियां हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, आर्मी खुद करती है अपनी वर्दी में। जम्मू कश्मीर के कई आतंकियों के मारे जाने से बौखलाया पाकिस्तान भारत में बड़ी संख्या में अल बद्र के आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और वहां की सेना खैबर पख्तूनवा में अल बद्र के आतंकियों की भर्ती कर रही है और इसमें कई आतंकी ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तानी सेना के जरिए आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। खबर यह भी है कि पनखुतवा के नज़दीक मान सेहरा के ट्रेनिंग कैंप में अल बद्र के ऐसे करीब 50 आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है और अब पाकिस्तान LOC पर फायरिंग की आड़ में उन्हें भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की फिराक में है। पाकिस्तान के इस प्लान को नाकाम करने के लिए गुरेज, केरन और उरी सेक्टर में भारतीय सेना को अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली के नारायणा इलाके के कंटेनमेंट जोन में बैरिकेड हटाने की मांग कर रहे लोगों ने पुलिस वालों के साथ मारपीट कर दी। घटना तब हुई जब पुलिस की एक टीम वहां रहने वाले लोगों के लिए राशन और खाने पीने का सामान लेकर पहुंची और इसी दौरान कंटेनमेंट जोन में लगे बैरिकेड को हटाने की मांग कर रहे लोगों ने पुलिस से मारपीट शुरू कर दी। बवाल बढ़ा तो पुलिस वाले भी मारपीट कर रहे लोगों से भिड़ गए। तभी पुलिस के एक जवान ने मारपीट में शामिल एक आदमी को पकड़ लिया, जिसे देखकर वहां मौजूद एक महिला चप्पल लेकर पुलिस वाले पर टूट पड़ी।
उस आदमी को छुड़ाने के लिए वो महिला पुलिस के जवान पर ताबड़तोड़ चप्पल चलाती नजर आई। इस बीच एक पुलिसकर्मी चप्पल चला रही महिला को रोकती दिखाई दी। कई दूसरे लोग भी बीच बचाव में उतर आए, जबकि कुछ लोग पुलिस से उस आदमी को छुड़ाने की कोशिश करते दिखाई दिए। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में किसी तरह से पुलिस ने हालात पर काबू कर लिया। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव है, जिसे देखते हुए वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को इस साल के अंत तक के लिए निलंबित रखने के आदेश जारी किए हैं और ये वीजा IT सेक्टर में काम करने वाले लोगों की में काफी लोकप्रिय है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि आर्थिक संकट के इस दौर में अपनी सरकारी नौकरी गंवा चुके लाखों अमेरिकी लोगों के हितों में ये फैसला जरूरी था। H-1B वीजा के साथ ही विदेश में अमेरिका में काम करने वालों के लिए दिए जाने वाले कुछ और वीजा को निलंबित किया गया है। नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं। कल से लागू होने जा रहे ट्रंप के इस फैसले का अमेरिका में काम कर रहे IT सेक्टर के भारतीयों पर भी असर पड़ेगा। लद्दाख में सीमा पर तनाव के बीच चीन की वायुसेना की तरफ से सैन्य अभ्यास के वीडियो जारी किए गए। ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आए जब चीन के साथ तनाव को देखते हुए भारतीय वायुसेना अलर्ट पर है और सीमा पर मिराज और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों को गश्त करते हुए देखा जा चुका है। और माना जा रहा है कि इसी को देखते हुए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना ने जमीन से 4600 मीटर की ऊंचाई पर सैन्य अभ्यास किया। इसके कुछ वीडियो भी जारी किए गए। सैन्य अभ्यास में ऐसी तोपों का भी इस्तेमाल किया गया जो 1 मिनट में कई गोले दाग सकती हैं। बताया जा रहा है कि यह सैन्य अभ्यास दक्षिण पश्चिम चीन में किया गया। इसमें रॉकेट लॉन्चर और दूसरे आधुनिक हथियारों की ताकत भी दिखाई गई। जून महीने में यह दूसरी बार है जब चीन ने सैन्य अभ्यास के वीडियो जारी किए हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे चीन की दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है, जिसका जवाब भारतीय सेना पहले ही सीमा पर सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान भेजकर दे चुकी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए के साथ आने के संकेत दिए। जीतन राम मांझी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हो चुकी है और वो फिर उनसे मिलने वाले हैं। जीतन राम मांझी अपने अगले कदम का ऐलान 26 जून को करेंगे। राजनीति में तो कोई ऐसा होता है क्या, कोई दुश्मन है पवन नहीं, संभावनाओं का खेल है। हमारा जो कमेटी है, जो दिशा निर्देश देने का काम करेगी कमेटी, वही हम करेंगे। जीतन राम मांझी के तेवर को लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी भांप चुकी है। आरजेडी मांझी को मनाने के मूड में अभी तो बिल्कुल नहीं दिख रही। कोई हम पर प्रेशर पॉलिटिक्स करेगा, ये भी आरजेडी को कतई मंजूर नहीं। तेजस्वी एक्सप्रेस खुल चुका है। जो चढ़ेंगे उनका बेड़ा पार होगा, जो छूटेंगे उनका बंटाधार होगा। अपने पुराने साथी जीतन राम मांझी के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के तेवर नरम है। जेडीयू ने अभी से मांझी के मूड को घर वापसी से जोड़ना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अगर वापसी आएंगे जदयू में तो ये तो घर वापसी है। यहीं से सब मुख्यमंत्री तक जदयू से ही हुए। यूपी के कानपुर में एक बालिका गृह में कुछ लड़कियों के गर्भवती होने की खबर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि इस मामले में कानपुर प्रशासन ने पहले ही अपनी सफाई दे दी। कानपुर के डीएम ब्रह्मदेव तिवारी ने बताया कि बालिका गृह में रहने वाली जिन 7 लड़कियों के गर्भवती होने का पता चला, उनमें 5 लड़कियां वहां लाए जाने से पहले ही गर्भवती थीं, जबकि उनके अलावा बालिका गृह में पहले से रह रही 2 नाबालिग लड़कियों के भी गर्भवती होने का पता चला। असल में यह मामला तब सामने आया जब कुछ दिन पहले वहां रहने वाली सभी लड़कियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया और उस टेस्ट में 57 लड़कियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसी जांच के दौरान पता चला कि बालिका गृह में रहने वाली 7 लड़कियां गर्भवती हैं, जिसके उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले में प्रशासन से जवाब मांगा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम जी ने इस पूरे मामले में डीएम से रिपोर्ट मांगी है डिटेल के साथ कि आखिर ये महिलाएं कब गर्भवती हुई और कहां लापरवाही की गई, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं कोरोना संक्रमित हो गई। इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए फेसबुक पोस्ट लिखी।
उन्होंने कानपुर के बालिका गृह में लड़कियों के गर्भवती होने की खबर को बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस से जोड़ते हुए कड़ी निंदा की। साथ ही बालिका गृह की 57 लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर प्रियंका गांधी ने हैरानी भी जताई। इसके अलावा इशारों में योगी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में ऐसी घटनाओं की जांच करने वाली एजेंसियों पर भी सवाल उठाए। प्रियंका गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने उन्हें झूठा करार दिया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन ने दावा किया कि योगी सरकार में राज्य की हर लड़की सुरक्षित है। प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस केवल झूठ का व्यापार करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज एक सशक्त और कानून सम्मत एक सरकार है, योगी सरकार है। योगी सरकार के समय पर हर बालिका का सम्मान सुरक्षित है। गलवान घाटी में एलएसी पर चल रही तनातनी के बीच आज भारत और चीन के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे। आज भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो रही है। हालांकि रूस ने साफ किया कि इस बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी और ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विक्ट्री डे परेड कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मॉस्को में मौजूद हैं। एलएसी पर हालात सामान्य करने के लिए दोनों देशों की सेना के कमांडरों के बीच लगातार बातचीत हो रही है। ऐसे में विदेश मंत्रियों की ये बैठक भी अहम मानी जा रही है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक कुएं में गिरे तेंदुए को बचा लिया गया। वन विभाग के लोगों ने बताया कि पानी की तलाश में कुएं में गिरे तेंदुए को बाहर निकालने में काफी परेशानी हुई। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद 30 फीट गहरे कुएं में गिरे तेंदुए को बचा लिया गया। कुएं में तेंदुए के गिरने की जानकारी सबसे पहले गांव वालों को लगी। गांव वालों ने एक चारपाई को कुएं में उतारकर उसे बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद वन विभाग के लोग वहां पहुंचे और तेंदुए को बचाने के काम में जुट गए। रस्सी की मदद से पिंजरे को कुएं में उतारा गया और फिर जैसे ही तेंदुआ पिंजरे में घुसा, उसे सावधानी बरतते हुए ऊपर खींच लिया गया। पिंजरा कुएं में उतारकर उसको रेस्क्यू किया गया। कुएं की गहराई लगभग तकरीबन 30 फीट के आसपास में थी। पेट्रोल और डीजल के दाम में 17वें दिन लगातार बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 20 पैसे प्रति लीटर बढ़े, जिसके बाद जो प्राइस है वो 39 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर हो गई। दिल्ली में डीजल की कीमत 55 पैसे लीटर तक बढ़ी है, जिसके बाद दाम 79 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर हो गए। बिहार के नवादा में तय वक्त में पुल नहीं बन पाने से लोग अपनी जान खतरे में डालकर नदी पार कर रहे हैं। बताया गया कि नवादा के पूर्व सांसद गिरिराज सिंह ने इलाके में पुल बनवाने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक पुल का काम पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लोग अपनी जान खतरे में डालकर नदी पार करने पर मजबूर हैं। नदी पार करने के लिए आसपास के लोगों ने टायरों के ऊपर बल्लियां बांध दी और उन पर बैठकर नदी पार करते नजर आए। अपनी जान खतरे में डालकर ये लोग हर रोज इसी तरह नदी पार करते हैं। लोगों के साथ ही कई मोटरसाइकिलें भी इसी तरह वहां से गुजरती दिखी। इतना ही नहीं, एक महिला तो खुद ही तेज बहाव के बीच नदी के एक सिरे से दूसरी ओर जाती नजर आई। इलाके के लोगों ने पुल बनने में हुई देरी पर काफी नाराजगी भी जताई। पुल नहीं बनने के कारण आवागमन में बहुत दिक्कतें हो रही है। लोगों ने प्रशासन से पुल के काम में तेजी लाने की मांग की ताकि उनकी ये परेशानी जल्द से जल्द दूर हो सके। जल्दी से पुल बन जाए कि आदमी के आवे जाए के सुविधा हो जाए, बढ़िया हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश वियतनाम की राजधानी हनोई में गोल्ड प्लेटेड यानी सोने की परत चढ़ी टाइलों से एक होटल बनाया गया। इस 25 मंजिला होटल की बाहरी दीवारें पूरी तरह से सोने की परत वाली टाइलों से ढकी हैं और दावा है कि दुनिया में इस तरह का यह पहला होटल है जो ऊपर से नीचे तक सूरज की रोशनी में चमचमाता नजर आया। लेकिन इस होटल की चमक इसकी दीवारों पर ही खत्म नहीं हुई। होटल के अंदर बड़े पैमाने पर हुआ सोने का इस्तेमाल देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। दीवारों से लेकर छत और लिफ्ट के दरवाजों पर सोने की परत चढ़ी दिखी। बाथरूम में सिंक, बाथटब, नल और फव्वारे भी गोल्ड प्लेटेड नजर आए। यहाँ तक कि कमोड भी सोने की वजह से चमकता दिखा। इतना ही नहीं, होटल की छत पर बने स्विमिंग पूल में भी सोने की परत चढ़ी टाइलें नजर आईं। होटल को बनाने में पैसा पानी की तरह बहाया गया, तो इसका लुत्फ उठाने के लिए कीमत भी मोटी रखी गई है। बताया गया कि इस होटल का एक रात का किराया 250 अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 19,000 रुपए होगा। बिहार के नवादा में तय वक्त में पुल नहीं बन पाने से लोग अपनी जान खतरे में डालकर नदी पार कर रहे हैं। बताया गया कि नवादा के पूर्व सांसद गिरिराज सिंह ने इलाके में पुल बनाने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक पुल का काम पूरा नहीं हो पाया।
उधर चीन की कंपनी के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए यूपी की योगी सरकार ने ST हेक्सिंग कंपनी की तरफ से भेजे गए करीब 8000 बिजली के मीटरों को लगाने से रोक दिया है। ये दावा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने किया। जानकारी के मुताबिक यूपी के ऊर्जा विभाग ने सरकारी कंपनी EESL से बिजली के मीटर मंगवाए। EESL की तरफ से जो 8000 मीटर भेजे गए उसे चीन की कंपनी PT हेक्सिंग ने बनाया था। दावा किया गया कि PT हेक्सिंग कंपनी ने इंडोनेशिया के नाम पर ये टेंडर लिया था। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को मामले की जांच के निर्देश भी दिए हैं। मणिपुर के इंफाल में जमीन खिसकने के बाद हाईवे से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। जमीन खिसकने की वजह से हाईवे के एक हिस्से को बुरी तरह नुकसान पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन और हाईवे के काम से जुड़ी कई टीमें वहां पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। जमीन खिसकने के बाद हाईवे पर हर तरफ पत्थरों और मिट्टी का ढेर लग गया था, जिसे कर्मचारी खुदाई करने वाली मशीनों से हटाते दिखे। इस घटना के बाद हाईवे पर ट्रैफिक भी पूरी तरह रुक गया और वहां सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। हाईवे पर कई घंटों से फंसे लोग काफी परेशान दिखे। फोन के नेटवर्क भी नहीं जो किसी को फोन करके बुला सके या कुछ कर सके। हालांकि इस काम में लगी टीमें काफी तेजी से हाईवे की मरम्मत करती दिखी और उन्होंने जल्द से जल्द हाईवे पर ट्रैफिक शुरू करने का भरोसा दिया।